हाय गाइज, नमस्ते। और आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति जो भारत के अंदर हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान वाली बात के अंदर पढ़ेंगे। तो ये मेरे फास्ट खुद के नोट्स हैं और मैं आपको इनका फास्ट रिवीजन करवा दूंगा। आपको अगर पसंद आए तो आप देख लेना, अगर ना पसंद आए तो आप मत देखना। ये मेरे खुद के नोट्स हैं। तो अपन 1857 की क्रांति का रिवीजन करते हैं। और मेनली ये बात है कि मैं खुद दोबारा अगर मेरे याद करना हो तो मैं उसको वीडियो को देखूँ और मेरे याद हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके ये लगे कि एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा हैं जो आपके जोड़ने लायक हों तो आप अपने नोट्स के अंदर जोड़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, 1857 की क्रांति पढ़ने से पूर्व भी पहले की थोड़ी जानकारी भी हमें पढ़ लेनी चाहिए। तो उससे क्या है कि आजकल क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा डीप वाले आने लग गए हैं, तो अपने को क्या है उसकी थोड़ी पहले भी जानकारी होनी चाहिए। देखो, 1848 से लेके 1856 के अंदर अपने जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। और 1856 से लेकर 1862 के अंदर, इसी बीच 1857 की क्रांति हुई है, तो उसके में गवर्नर जनरल थे कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी 48 से लेकर 56 के बीच में थे। तो अपन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 1857 की क्रांति होगी वहां तक पढ़ेंगे। इससे क्या होगी, अपने पूर्व पहले की जानकारी भी याद हो जाएगी और उसके बाद में जानकारी हो जाएगी। ठीक है। इसने लॉर्ड डलहौजी ने 3 तरह से रियासतों का विलय किया। 3 तरह से कैसे? एक तो युद्ध द्वारा विलय कर दिया, एक को अपनी एक शांति विलय थी, मतलब शांति के द्वारा विलय कर दिया, और एक किसी के ऊपर अधिकार कर दिया। ठीक है। युद्ध द्वारा 1849 के अंदर पंजाब का किया, 1850 में सिक्किम का किया और 1852 के अंदर लोअर बर्मा का किया। 1851 में इसने कोई काम नहीं किया क्योंकि उस साल प्लेग फैला हुआ था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1849 में पंजाब के साथ युद्ध करके 1850 के अंदर सिक्किम के साथ। कारण क्या था? अंग्रेजी डॉक्टर से वहां पे बदसलूकी की गई थी, इस कारण वहां पे इसने ब्रिटिश भारत के अंदर अपना विलय कर लिया था उसका, सिक्किम का। और जो लोअर बर्मा और पिगू है वहां पे क्या हुआ, सैन्य अधिकारी पर जुर्माना लगा दिया गया था, इस कारण उन्होंने गुस्से में आकर 1852 के अंदर विलय कर लिया गया। इस प्रकार इसने युद्ध द्वारा किनके तीन रियासतों का विलय किया। कौन कौन सी? पंजाब, सिक्किम और लोअर बर्मा या पिगू कह सकते हैं। अब इसी टाइम में डलहौजी एक नीति लेके आए थे जिसे डलहौजी की गोद निषेध नीति, और अपन उसको कहते हैं हड़प नीति। एक्चुअल में इंग्लिश में नाम था उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ डलहौजी। हुआ यह था कि डलहौजी ने कहा कि अंग्रेज आने से पहले कुछ रियासतें स्वतंत्र थी, अंग्रेज आए तब कुछ रियासतें मराठा या मुगल को टैक्स देती थी, और कुछ ऐसी रियासतें हैं जो हमने बनाई हैं। मतलब 3 प्रकार की रियासतें हैं भारत के अंदर। एक जो स्वतंत्र हैं, जो किसी को ना टैक्स देती ना कुछ, और एक रियासत है जो मराठा या मुगल के अधीन है और वो मराठा या मुगल को टैक्स देती हैं। एक रियासत है जो हमने बनवाई है, जैसे मेवाड़ स्वतंत्र थी, मराठा या मुगल को टैक्स नहीं देती थी महाराणा प्रताप से पहले, महाराणा प्रताप के टाइम भी नहीं देती थी और उससे पहले भी नहीं देती, उसके बाद में देती थी। और मुगल जो मराठा मुगल के अंदर आई गई है, और जो नई बनाई है तो इनका तर्क ये था कि हम नहीं बनाएंगे, वहां पे राजा नहीं बनाएंगे बल्कि वहां पे लोकतंत्र स्थापित करेंगे। तो इसने कहा कि जो अंग्रेज आने से पहले स्वतंत्र थे वो गोद ले सकते हैं, कि पहले स्वतंत्र थे अब भी स्वतंत्र है, वो गोद ले सकते हैं अपने, अगर उनके राजाओं के अगर लड़का नहीं हुआ है तो वो गोद ले सकते हैं। और मराठा और मुगल को टैक्स देने वाली हैं वो भी गोद ले सकती हैं, लेकिन हमसे पूछ लेना, और हम 99% तो हाँ ही बोल देंगे। अगर आप एक बार पूछ लोगे तो भी अच्छा होगा। और जो रियासतें हमने बनाई हैं उनको तो 1% भी चांस नहीं है कि हम आपको गोद लेने देंगे। अब हुआ यही कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी है डलहौजी की। इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ रियासतों के अंदर के तो राजाओं के लड़के नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोद लेने के लिए बात की तो राजाओं ने नट दिया। ऐसी एक रियासत थी 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर संबलपुर, 1850 में बघाट। 1851 के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया प्लेग फैला हुआ था, और वैसे भी ये 1851 को जैसे शुभ का साल है, इस टाइम तो कोई काम नहीं करेंगे, तो इन्होंने कहा ठीक है चलो इस बार नहीं करते हैं कोई गलत काम। 1852 के अंदर उदयपुर ही अपने राजस्थान वाला नहीं, उदयपुर दूसरा है। 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली, इनका विलय कर लिया गया। अब जैसे ये लगातार याद है, बस 1851 छोड़ देना आप। 1848 के अंदर उसने जैसे बनते ही वैसे स्टार्टर होते ही 1856 तक किया है। 1855 में क्या हुआ, जैसे मैं करौली का विलय किया तो करौली के विलय का कहा कि भाई करौली पहली बात तो कि तुमने बनाई नहीं है रियासत, करौली पहले से रियासत थी, ठीक है। तो वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी है ना जो विलय है ना उसको रद्द कर दिया गया था। हुआ यह था कि नरसिंह पाल के बाद में भरतपाल राजा बन गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे मदन पाल को बना दिया राजा।
1856 के अंदर अवध के अंदर कुशासन का आरोप लगाया आउटरम ने और कहा कि ये तो ब्रिटिश भारत के अंदर विलय ही होने चाहिए। कुशासन का आरोप लगाया जैसे आउटरम में, तो डलहौजी ने इसको विलय कर लिया 1856 के अंदर। जिस साल ये गया यहाँ से उसी साल इसने विलय कर लिया। और इसने तो पहले भविष्यवाणी कर दी थी 1851 के अंदर कि ये चेरी है और एक ना एक दिन हमारे मुंह के अंदर, मतलब अंग्रेजों के पास मुंह के अंदर आके गिरेगी, मतलब इसको अंग्रेज ब्रिटिश भारत के अंदर विलय कर देंगे। ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ के क्या थे, इसके अलावा देखो 1853 के अंदर बरार है, बरार जो हैदराबाद के अंदर है वो, उसमें बरार में बकाया धन, बरार के अंदर बकाया धन के कारण और पेशवा नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। पेशवा नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी और कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी थी। बरार के अंदर किस कारण लगाया, बकाया धन के कारण। पेशवा की पेंशन बंद कर दी थी और कर्नाटक में नवाब शाह की पेंशन बंद कर दी थी। ठीक है। अब इसके अंदर 1855 में इन्होंने क्या किया, अन्य कारणों में पढ़ रहे हैं, देखो अपन अन्य कारणों में तंजौर के राजा को कहा कि तुम्हारी रियासत बहुत छोटी है तो तुम राजा की उपाधि नहीं लगा सकते। और इसी के साथ में इन्होंने डलहौजी के बाद में जो कैनिंग बना था, उन्होंने कहा कि ये मुगल बादशाह की उपाधि है ना, जो बहादुर शाह जफर लगा रहा है, उसके बाद में ये अंतिम उपाधि होगी, इसके बाद में कोई उपाधि नहीं लगाएगा। और तुम लाल किले में नहीं रहोगे, कुतुब मीनार में रहोगे, मतलब 2 BHK उनको दे दिया कुतुब मीनार, उसके अंदर रहोगे और किले के अंदर नहीं रहोगे तुम। तो अपन कह सकते हैं कुछ इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से हड़प ली थी, कुछ ऐसे अन्य जिसमें बकाया धन लगा दिया, नाना साहब वाली के पेंशन बंद कर दी थी, इस कारण वो, और कुछ के साथ में युद्ध कर लिया था। तो अपन ऐसे याद करें तो मैं फिर आपको दोबारा याद कर रहा हूँ। डलहौजी ने 3 रियासतों के साथ में युद्ध किया, 1849, 50, 52, और इसके बाद में लेफ्ट में मिलाई 48, 49, 50, 51 नहीं है, 52, 53, 54, 55, 56, 48 के अंदर 17, 49 के अंदर जैतपुर समरपुर, 50 के अंदर बघाटी, 52 के अंदर उदयपुर, 53 के अंदर झांसी, 54 के अंदर नागपुर, 55 के अंदर करौली और 56 के अंदर अवध। ठीक है। और उसके बाद में 53 और 55 दो याद हो रख लेना। 55 में कहा तंजौर से कहा कि तुम उपाधि नहीं लगा सकते राजा को। 53 में कहा बरार को बकाया धन के कारण नाना पेशवा साहब की पेंशन बंद करा दी थी और कर्नाटक के नवाब की भी पेंशन बंद करवा दी थी। ठीक है। इसके बाद में डलहौजी ने और क्या क्या किया था, डलहौजी को आप याद रखना, डलहौजी ने एक 1852 के अंदर तार सेवा शुरू की थी, 1853 में रेल शुरू की थी, 1854 के अंदर डाक शुरू की थी। आपसे इनका क्रम पूछा जा सकता है कभी भी, जैसे तो आप ऐसे याद रखना, देखो तार रे से आपने रखना रेल, और रेल के बाद में डाक। तो पहले तार बिछाएंगे तभी तो रेल आएगी, रेल आएगी फिर डाक आई। तो मतलब लाइट वगैरह चाहिए तो पहले तार बिछाना पड़ता। तार वो नहीं था, ये लाइट वाला तार नहीं था, ये तार वो संदेश भेजने के लिए उनके लिए काम में लिया जाता था। तो तार के जो तार विभाग था उसके मुख्य प्रमुख कौन थे, वो थे ओ सेगनेसी। ठीक है। रेल की थी 1853 में प्रारंभ की थी। देखो क्रम से 52, 53 और 54 के अंदर प्रारंभ किया था। तो ऐसे ही याद रखना, तार, रेल, डाक, 52, 53, 54। स्थान कहाँ था, बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी। इंजन था, उसका नाम था फेरी क्वीन। ठीक है। डाक प्रारंभ की गई थी, वो उसके ऊपर टिकट लेते थे 2 रुपए से। डाक प्रारंभ की गई, उस पर टिकट के कैसे कितने पैसे लेते थे, 2 पैसे लेते थे, और फौजियों के लिए फ्री थी। और उसके बाद में ऐसे याद रखिए PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना। PWD वो जो आपने भी सार्वजनिक कार्य करता है ना, उसको PWD कहते हैं, और उसकी स्थापना की गई थी यूपी में गंग नहर की। और इसके बाद में एक फेमस है इसका, चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा सुधार किए। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा सुधार किए, तो इसी टाइम हुए थे। अब उसको वुड डिस्पैच है उस भी कहते हैं। चार्ल्स वुड ने किए थे, वुड डिस्पैच भी कहते हैं। चार्ल्स वुड ने किए, वुड डिस्पैच भी कहते हैं। अब क्या था, इसने सिफारिशें दी, कुछ ब्रिटिश भारत के अंदर शिक्षा में सुधार करने की सिफारिशें दी थी। सिफारिशें क्या थी, यूरोपीय भाषा का प्रचार करो। मैकाले की जो टपकन नीति है, इससे पहले मैकाले ने एक टपकन नीति दी थी। मैकाले ने कहा था कि आप ऐसा ना करो कि सभी को शिक्षा दो, आप ऐसा दो कि उच्च वर्ग है ना जो समाज के अंदर, उसको शिक्षा दो, और वो धीरे धीरे निम्न वर्ग को भी शिक्षित करना स्टार्ट कर देंगे। जगह उच्च आय राजा महाराजा को दो, और उच्च जो पंडित ब्राह्मणों इनको शिक्षा दो, और ये धीरे धीरे निम्न वर्ग को दे देंगी। लेकिन ये फेल हो गई, क्योंकि भारत के अंदर जो ब्राह्मण और क्या बोलते हैं राजा महाराजा थे ना, इन्होंने निचले वर्ग को शिक्षा देनी नहीं चाहिए। इस कारण इसकी मैकाले की टपकन नीति हो गई। जिस प्रकार से ऊपर से टपकता है बूंद, पानी की बूंद टपकती है, उसी प्रकार से क्या नीचे वाले को धीरे धीरे शिक्षा पहुंच जाएगी। तो इसलिए मेयो कॉलेज वगैरह वो खोली गई थी। ठीक है। अब इसने कहा कि टपकन नीति तो फेल हो गई, अब ऐसे करो कि यूरोपीय शिक्षा का प्रचार करो और प्राथमिक शिक्षा दो मातृभाषा के अंदर, माध्यमिक शिक्षा दो स्थानीय और अंग्रेजी भाषा के अंदर, और उच्च शिक्षा दे दो अंग्रेजी भाषा के अंदर। प्राथमिक मातृभाषा में
माध्यमिक शिक्षा स्थानीय और अंग्रेजी के अंदर दे दो, और उच्च शिक्षा दे दो अंग्रेजी में सिर्फ में। और स्कूल खोलो तुम, पहली बात तो स्कूल खोलो। स्कूल को कैसे? एंग्लो वर्निकुलर स्कूल, और एंग्लो वर्निकल स्कूल खोलो, और कौन से स्तर पर? जिला स्तर पर खोल दो। तो मैकाले वुड डिस्पैच था, और मैकाले ने की टपकन नीति को बंद कर दिया था इसने, ठीक है। इसके बाद में इसने कहा कि जो एक तो तुम क्या करो कि 3 विश्वविद्यालय बनाए इसने, मेकाले ने उस टाइम, वुड डिस्पैच ने उस टाइम 3 विश्वविद्यालय बनाए। 3 विश्वविद्यालय कौन से? जो 3 बड़ी मछली आपने कहते हैं, 3 बड़े प्रांत थे, कौन से? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता के अंदर 3 विश्वविद्यालय बनाए। और शिक्षा विभाग के अंदर प्रत्येक प्रांत था, अंत तक तो 11 प्रांत हो गए थे, उससे पहले भी प्रांत थे, तो प्रत्येक प्रांत के अंदर एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया, जो सीधी गवर्नर जनरल को क्या देगा? अपनी जानकारी देगा, गवर्नर जनरल को जानकारी देगा। टीचर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे, मतलब बीएड कॉलेज खोले जाएंगे, सीधी सादी बात यह है। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। कौन सी शिक्षा दी जाएगी? तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। महिलाओं का शिक्षा में प्रोत्साहन किया जाएगा, और निजी और अनुदानों का प्रयास किया जाए, निजी अनुदानों का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं को शिक्षित करेंगे, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा देंगे। इसके साथ में बीएड कॉलेज खोल देंगे, 3 विश्वविद्यालय बना देंगे। कौन से? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर बना देंगे। शिक्षा विभाग के अंदर एक कमिश्नर नियुक्त कर देंगे, जो सीधी गवर्नर जनरल को जानकारी देगा। और क्या करें? यूरोपीय शिक्षा का प्रचार करेंगे। प्राथमिक दे देंगे मातृभाषा के अंदर, माध्यमिक दे देंगे स्थानीय और अंग्रेजी के अंदर, और उस तो हमें अंग्रेजी के अंदर देनी है। और प्रत्येक जिला स्कूल पर स्कूल खोल देंगे, स्कूलों का नाम होगा एंग्लो वर्निकुलर स्कूल होगा, ठीक है। इसके बाद में ये वुड डिस्पैच है, इसको भारतीय शिक्षा क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। चार्ल्स वुड ने जो शिक्षा में सुधार किए तो उसको वुड डिस्पैच कहते हैं। डिस्पैच मतलब कोई चीज को एक जगह से छोड़ना होता है। डिस्पैच को मतलब अपन ऑनलाइन डिलीवरी कराते हैं तो उसका कहते हैं ना कि आइटम डिस्पैच्ड, और उस हिसाब से तो वुड डिस्पैच चार्ल्स वुड ने स्टार्ट किया। और उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा मतलब इसने बहुत बड़े बदलाव किए थे। इससे पहले शिक्षा के अंदर ऐसे कोई बदलाव हो ही नहीं रहे थे। इसके अलावा डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी ने कहा कि सैन्य मुख्यालय जो कलकत्ता के अंदर है उसको लेके आओ शिमला के अंदर। सैन्य मुख्यालय मतलब सेना का सबसे बड़ा मुख्यालय है वो कलकत्ता के अंदर है, उसको लेके आओ शिमला के अंदर, ठीक है। तोपखाना मुख्यालय है वो कलकत्ता से लेके आओ मेरठ के अंदर। तोपखाना जो मुख्यालय है उसको लेके आओ कलकत्ता से मेरठ के अंदर। और यूरोपियन की संख्या बढ़ाओ। तुम क्या करो? यूरोपियन की संख्या बढ़ाओ सेना के अंदर, और गोरखा और सिख सैनिकों की भी संख्या बढ़ाओ। गोरखा और सिख सैनिकों की संख्या बढ़ाओ। मतलब इन्होंने कहा कि यूरोपियन की संख्या बढ़ा दो, गोरखा और सिख की संख्या बढ़ा दो। साथ में इसमें क्या सैन्य मुख्यालय लेके आ जाओ कलकत्ता से शिमला, और तोपखाना मुख्यालय लेके आ जाओ कलकत्ता से मेरठ लेके आ जाओ। इसके अलावा इसने नॉन रेगुलेशन व्यवस्था स्टार्ट की। नॉन रेगुलेशन व्यवस्था क्या थी? कि नए जीते गए क्षेत्रों में कमिश्नरों की नियुक्ति होगी जो सीधे भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होंगे। अभी मैं आपको बता रहा था डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, उसके अंदर भी यही कहा गया था कि नए जीते गए हैं उन क्षेत्रों में हम राजा महाराजा नहीं बनाएंगे, सीधे कमिश्नर नियुक्त करेंगे। अब राजा महाराजा तो गोद लेके सकते हैं, तो इन्होंने कहा सीधे कमिश्नर नियुक्त करेंगे और जो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट देंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अब एक्चुअल के अंदर 1800, अब ये तो मैं डलहौजी की बातें अपने पढ़ ली। अब इसके बाद में जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई तो 1857 की क्रांति अब पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। हुआ यह था कि 1857 की क्रांति हुई क्यों? तो हुआ ये कि 1857 की क्रांति के कई कारण थे। तो अपन पहले का राजनीतिक कारण थे, उसके प्रशासनिक कारण थे, सैन्य कारण थे, आर्थिक कारण थे। तो 1857 की क्रांति अब स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये पूर्व वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखना होगा। अब 1857 की क्रांति के अंदर राजनीतिक कारण क्या थे? कारण अलग अलग तरीके के थे, इसको बांट के पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण क्या था कि सभी राजाओं ने संधियां कर रखी थी, अंग्रेजों के साथ संधियां कर रखी थी। तो एक तो सैनिक टुकड़ी रहती थी उनकी रियासत के अंदर, प्लस एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था। क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने संध्या की सभी रियासतें, उन्होंने कहा कि ये हमारी सेना आपके रियासत के अंदर रहेगी, एक हमारा ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश आदमी रहता, रेजिडेंट मतलब रहने वाला, जो ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, और इनका खर्चा वो रियासत संभालेगी। खर्चा कौन? वो रियासत संभालेगी, और बदले में क्या कर देंगे? हम आपको सुरक्षा दे देंगे। इसलिए अब सबसे पहले संधिया किसने की? तो सबसे पहले संधिया की थी हैदराबाद ने। हैदराबाद के निजाम अली थे, उन्हें 1798 के अंदर संधिया कर ली थी। कब की थी? हैदराबाद के निजाम अली ने 1798 में संधिया कर ली थी। मैसूर के कृष्ण राय थे, तंजौर के सरफरोजी थे, इन्होंने 1799 के अंदर संधि की। कौन? मैसूर के कृष्ण राय, तंजौर के सरफरोजी, इन्होंने 1799 के अंदर संधि की, ठीक है।
इसके बाद में अवध के सादत अली थे। अवध के सादत अली ने 1801 के अंदर संधि की थी। अवध के सादत अली ने 1801 के अंदर संधि की थी। इसके बाद में आप ऐसे रखना, 1802 के अंदर पेशवा बाजीराव प्रथम ने कर ली थी, 1803 में भोसले ने कर ली थी, और 1803 के अंदर दौलत राव सिंधिया ने कर ली थी। तो कैसे की, पहले बाजीराव ने कर ली थी, इसके बाद में भोसले ने कर ली थी, और इसके बाद दौलत राव सिंधिया ने कर ली थी। चलो ये संधिया याद हो गई। संधिया कैसे की गई थी, क्यों की गई थी, वो आपको पता ही होगा, सुरक्षा के लिए की गई थी, और यहाँ पे ब्रिटिश सरकारी। इसके बाद में डलहौजी की व्यक्तिगत नीति आपको मैं पहले बता के चुका हूं, वो भी एक राजनीतिक कारण थी। इससे राजाओं को खतरा महसूस होने लगा कि आज तो ये लेके आए कि हमसे पूछ लो, 99% तो हम हाँ ही बोल देंगे, लेकिन पूछना भी किस लिए, तो इन्होंने ये भी खतरा होने लगा था। फिर मुगल और पेशवा, जो मुगल मुस्लिम थे और पेशवा हिंदू थे, तो इनके साथ भी दुर्व्यवहार करती थी अंग्रेजी सरकार, तो अपने जनता आक्रोशित हो गई थी। इसके बाद प्रशासनिक कारण पढ़ेंगे। अब प्रशासनिक कारण में क्या थी, प्रशासनिक कारण के अंदर एक मुश्त भू राजस्व में एक मुश्त बंदोबस्त, मतलब एक फिक्स कर दिया, वो ही बंदोबस्त रहेगा, इसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा। वरना तो क्या, कभी अकाल पड़ जाता कुछ कर देते, कभी थोड़ी वर्षा हुई तो कुछ कर देते, इन्होंने एक मुश्त कर दिया। वो 1856 के अंदर अवध के अंदर समरी सेटलमेंट लगा दिया कि 10 में से 9 जमींदारों को तो जमीनें जब्त कर ली, उनको तो टाटा बाई गया खत्म, और 10 में से एक जमींदार, मतलब जमींदार को एरिया बढ़ा दिया और जमींदारों की संख्या कम कर दी। 1856 के अंदर अवध के अंदर समरी सेटलमेंट हो गया, और न्याय की नई प्रणाली चालू हो गई थी। न्याय की नई प्रणाली चालू हो गई थी। अब आपको पता है, ये कोई याद करने की है ना कि नागरिक निम्न पद पर थे, अंग्रेज उच्च जातियां थी, न्याय महंगा था, पंडित रहे, इनके ऊपर इनको जो भूमि थी। अब ऐसा मत याद करना। आर्थिक कारण में अपने को, आर्थिक कारण सबको पता ही है कि किसान गरीब था पहले, है और रहेगा, मजदूर वो मजदूरी ही करेगा, और व्यापारी। तो आर्थिक कारण में क्या था, किसान के क्या भू राजस्व बढ़ा दिया था, नकदी फसल बनाने लगे, मतलब खाद्यान्न फसल को छोड़ के नकदी फसल, जैसे कपास है, गन्ना है, जूट है, अपने चाय है, ऐसी नकदी फसलें बनाने लगे जिनको बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं। खाद्यान्न को कम कर दिया। अकाल से दयनीय स्थिति, अकाल तो पड़ता ही रहता था। फिर कुटीर उद्योगों के अंदर मजदूर क्यों क्रांति कर रहे थे, इसके अंदर कुटीर उद्योग थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि कच्चा माल था वो तो महंगा था, और जो हस्तशिल्प थे वो नष्ट हो गए थे। व्यापार थे, उनके कारण प्रतिकूल स्थिति, व्यापारी थे उनके प्रतिकूल स्थितियां थी, क्योंकि आयात पे तो टैक्स बहुत कम लगता था और निर्यात पे टैक्स बहुत ज्यादा लगता था। अब याद रखना, ये 2-3 बार पूछे जाते हैं, ये तो पूछे जाते हैं। इसके बाद ये 2-3 बातें हैं, ये महत्वपूर्ण है। बात क्या थी कि स्थायी बंदोबस्त लगा के गया कार्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त लगा के गया कार्नवालिस, रेतवाड़ी लगा के गया मुनरो और रीड, और महालवाड़ी मैकेंजी। तो आप इसको ऐसे याद रखना, देखो, महालवाड़ी मैकेंजी, महालवाड़ी मैकेंजी, रेतवाड़ी मुनरो और रीड, रेतवाड़ी मुनरो और रीड, और महलवाड़ी मैकेंजी। स्थायी बंदोबस्त आपको एक याद रखना है, वो कार्नवालिस है, और पहले आता है, या भी स्थायी बंदोबस्त पहले लिखा हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त को क्या कहते हैं, समरी सेटलमेंट। एक मुश्त को कहते हैं समरी सेटलमेंट, जो 1856 में लगाया गया था, अपन पहले पढ़ के आए हैं बच्चे। 1793 के अंदर 1800 स्थायी बंदोबस्त लगा दिया था। रेतवाड़ी लगाया था 1792 के अंदर, महलवाड़ी लगाया 1819 के अंदर, ठीक है। अब ये सामाजिक और धार्मिक कारण भी आपको पता ही है। ईसाई मिशनरी आने लग गए थे 1813-14 से। 1850 में तो कह दिया था कि धार्मिक अयोग्यता। होता ही था कि जैसे ही कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है वो ईसाई धर्म अपना लेता था, हिंदू धर्म में क्या करते, उसको समाज वाले कहते कि अब हिंदू धर्म में तुम्हारी कोई भी जायदाद है, तुम्हारे कोई भी रिश्ते हैं, वो सारे खत्म हो गए हैं, अब तुम ईसाई बन गए, हिंदू धर्म से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से निकलो गाँव से। तो उसको गाँव से बाहर कर देते, और उसकी जायदाद वगैरह है ना, वो गाँव वाले ही हड़प लेते थे। तो अंग्रेज एक नया कानून लेके आए, तो इसने कहा कि धर्म परिवर्तन कर लेगा, उसके बाद में भी उसकी जमीन जायदाद पर उन पर हक होगा। तो इसलिए कि पैतृक संपत्ति पे हक होगा। तो हिंदू मुस्लिम जो भी जनता थी, उन्होंने कहा ये तो हमारे रीति रिवाजों के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह से रीति रिवाज इस प्रकार था कि हिंदू को ईसाई बनने से रोकने वाला था। लेकिन फिर भी ईसाई मिशनरी थे, वो बहुत ज्यादा अपने परिवर्तन कर रहे थे। इसी के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे, और सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 आ गया था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के अंदर कि आ गया था कि कोई किसी को भी व्यक्ति को कहीं पे भी भेज सकते हैं हम नौकरी करवाने के लिए। तो ज्यादातर ये क्या भेजते थे, समुद्र पास भेज देते थे, समुद्र पास भेज देते थे, रंग रूट कहते थे उनको, रंग रूट, ठीक है। तो समुद्र पार जाना अपने को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इससे क्या हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, अपना अच्छा नहीं मानते थे। इसके बाद में सैन्य कारण मेगलस ने कह दिया था कि ये जो हम तुम्हारे इसने ये थोड़ी पहली बात इंपॉर्टेंट आ गई, वो बता देता हूँ।
मेगलस ने कह दिया था, ईश्वर ने हिंदुस्तान में ईसाई धर्म का पताका और प्रचार प्रसार करने के लिए हमें भेजा है। हम कहते हैं, जब हिंदू कहते हैं या भारतीय कहते हैं कि तुम आए क्यों हो, तो मेगलसन जैसे ईसाई मिशनकारी कहते थे कि हमको ईसाई हिंदुस्तान में ईश्वर ने भेजा है। कि किस लिए? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके आओ, ये ईश्वर ने कहा है हमें। ठीक है। इसके बाद में सैन्य कारण क्या थे? पद व वेतन कम था। 1854 के अंदर डाकघर जो अधिनियम पीछे पढ़ा के आया था, जिसमें मैं कह रहा था 2 पैसे का टिकट लगती थी, वो अब 2 पैसे की टिकट अंग्रेजों ने अपने फौजी भाइयों के लिए भी स्टार्ट कर दी थी। 1856 के अंदर मैं बता के आया, सामान्य सेवा नियम आ गया था, समुद्र के पार भेज देते थे, और वो अपने को लगता ही था कि नहीं समुद्र पार नहीं जाता। अन्य कारण क्या थे? अन्य कारण में एक कारण महत्वपूर्ण था, ये तो अंग्रेज अफगान युद्ध, वहाँ पे अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज सिख युद्ध में अंग्रेज आ गए थे, क्रीमिया से युद्ध हुआ था, वहाँ अंग्रेज आ गए थे, संथाल का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों की जो अपराजिकता वाली छवि थी ना, वो टूट गई थी। इस कारण एक ये था कि डंका शाह ने एक अफवाह फैला दी थी। एक डंका शाह मौलवी साहब थे, उन्होंने कह दिया कि 1757 के अंदर जो प्लासी का युद्ध हुआ है, और जो 1857 की क्रांति, 1857 का साल आ गया है अब, और इसके बीच में 100 साल है, और वो कहते थे कि मेरे को लग रहा है कि इन अंग्रेजों का शासन 100 साल है, इसलिए तुम अब क्रांति करो और तुम अपने देश को आज़ाद करवा लो। तो हो गई। तात्कालीन कारण क्या थे? ये अंग्रेजों पूछा जाता है, तात्कालीन कारण क्या हुआ? ये था कि आप ऐसे याद रखना, लोग क्या करते हैं इसके अंदर है, आजकल कथन वाले क्वेश्चन आने लगे हैं ना, वो कंफ्यूजन करते हैं। ब्राउन बेस बंदूक थी, कौन सी थी? ब्राउन बेस बंदूक थी, उसको हटा के अब नई एनफील्ड राइफल लेके आ गए थे, जिसमें ग्रीस कार्टेज थे। कार्टेज ऐसा होता था कि उसके ऊपर ग्रीस लगा हुआ था और उसको दांतों से खोलना पड़ता था, इसलिए वहां पे कहते थे ग्रीस जो बना होता है वो ये चमड़े से बना होता है, इस कारण ये इसमें गाय के मांस और सूअर का मांस काम में लिया जाता है। इसलिए भी जो अंग्रेजों के खिलाफ आए भारतीयों का रोष था। तो आजकल क्या करेंगे, वो आपसे कंफ्यूजन कराने के लिए ऑप्शन दे देगा कि 1857 की तात्कालिक कारणों में यह था कि एनफील्ड राइफल की जगह ब्राउन बेस राइफलों का यूज करने लग गए थे, जिसमें ग्रीस कार्टेजों का उपयोग होता था, जबकि याद रखना ऐसा नहीं था, इसका उल्टा था। ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस की जगह क्या काम में लगी? एनफील्ड राइफल काम में लगे, और इसमें चर्बी वाले कारतूस लगे हुए थे। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। जब देखें 1857 की क्रांति अब स्टार्ट हो रही है, इससे पहले भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप उनको याद रखना, ऐसा मत समझना कि इसके बाद में 1857 की क्रांति शुरू। अब 1857 की क्रांति के दौरान क्या क्या घटना हुई थी वो पढ़नी है। अपने को ऐसा नहीं लिखा है सिलेबस के अंदर कि 1857 की क्रांति के कारण जो घटना हुई थी वही पूछे जाएंगे, नहीं, 1857 की क्रांति के आर पार क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब पूछा जाएगा। तो उसके अंदर क्यों हुई वो कारण अब तक अपन पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, शुरुआत के अंदर क्या थी, शुरू हुई थी तब आपने इसको 31 मई का दिन घोषित किया था कि 31 मई को हम क्रांति करेंगे और चिन्ह रखेंगे रोटी और कमल। वह यह था कि अजीमुल्ला को भेजा गया था नाना साहब की पेंशन के लिए, और रंगोजी बापू को भेजा गया था सतारा राजा की पेंशन के लिए। रंगोजी बापू को सतारा राजा, ऐसे याद रखना, राय से रहे, सतारा के लिए रंगोजी बापू, अजीमुल्ला थे नाना साहब के लिए। ठीक है, आजमगढ़ की घोषणा की गई थी 25 अगस्त को। आजमगढ़ की घोषणा की गई थी 25 अगस्त को बहादुर शाह के नाम से, कि सभी भारतीयों को क्रांति में शामिल होने की अपील की, सभी भारतीयों को क्रांति के अंदर शामिल होने की बात की गई थी। ये आजमगढ़ की घोषणा थी। यह तो थोड़े फैक्ट है शुरू के अंदर। और जीजी कौन था वहां पे? कैनिंग था उस टाइम। जीजी 1857 की क्रांति हुई, कौन था? जीजी। इससे पहले डलहौजी अपन पढ़ के आ चुके हैं। तो अब मैं फिर बता देता हूँ, अजीमुल्ला को नाना साहब की पेंशन के लिए, रंगोजी बापू को सतारा राजा की पेंशन के लिए आजमगढ़ घोषणा की गई थी। उसने बहादुर शाह जफर ने कहा था सभी को क्रांति में अंदर शामिल होना है। ये आजमगढ़ घोषणा थी 25 अगस्त को। अपन ने क्रांति करने की घोषणा तारीख की गई थी 31 मई को। ठीक है, और जीजी कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? अपना कैनिंग था। ठीक है, सबसे पहले हुई थी बैरकपुर छावनी। सबसे पहले अपनी जो क्रांति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बैरकपुर छावनी में हुई थी ये 29 मार्च 1857 को। 31 मई घोषित की है अपने तारीख, हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में हुई थी। यहाँ पे बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, और कमांडिंग ऑफिसर था उसका हियर से, जिसको गोली मार दी गई थी लेकिन वो बच गया था। गोली मारी थी। और इसके अलावा मंगल पांडे एलटी बाग और ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके लिए मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अप्रैल 1857 को, और फांसी दे दी गई थी। गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अप्रैल को और फांसी दे दी गई थी। मतलब 29 मार्च को जहाँ पे क्रांति हुई, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की। उसका कमांडिंग ऑफिसर था हियर से, जहाँ पे मंगल पांडे ने एलटी बाग हुसैन की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी दे गई थी 8 अप्रैल के कारण। ये देखो 9 दिन का टाइम पीरियड है पूरा सा,
9 दिन है, आप ऐसे 9 दिन के अंदर फांसी वगैरह सब कुछ दी गई। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे गाजीपुर बलिया के निवासी थे, 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद दिए हुए थे। और साथी कौन थे? ईश्वरी पांडे। इनके साथी कौन थे? ईश्वरी पांडे थे। और उनको 21 अप्रैल 19 अप्रैल मार्च को स्टार्ट हुई, 21 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह मंगल पांडे को भगत सिंह गलत बोल गया मैं, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। इसके बाद में मेरठ छावनी। अब देखो मैं बता रहा था आपको, कलकत्ता से मेरठ सैन्य अपना तोपखाना था वो स्थानांतरित किया गया था। ये वही है, मेरठ छावनी थी वहाँ पे। उसके अंदर 10 मई को क्रांति हुई थी। हुआ यह था कि 24 अप्रैल को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के 90 सैनिकों ने चबरी वाले कारतूस यूज करने से मना कर दिया था और 9 मई को उनमें से 85 को सजा और गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 मई के दिन रविवार वाला था। इस दिन 20वीं नेटिव इन्फेंट्री वो 85 सैनिक और 3LC लाइट कैवेलरी घुड़सवार थे, उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी और उन्होंने तोपखाना को लूटा। और ये तोपखाना कौन सा था? वो कलकत्ता वाले मेरठ लेके आए थे, वही तोपखाना था। कमांडिंग ऑफिसर जनरल हिबिट, कमांडिंग ऑफिसर कौन था? जनरल हिबिट था। आप ऐसे करना, जो भी नेटिव इन्फेंट्री होगी उसका एक कमांडिंग ऑफिसर होगा। इस टाइम 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसका कमांडिंग ऑफिसर कौन था? जनरल हिबिट थी। इसकी हत्या कर दी गई थी। 10 मई को ये क्रांति शुरू हुई थी। 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे। 12 मई को इन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया, मुगल बादशाह। और क्रांति का स्थान क्या था? दिल्ली था। वहां पे नेता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां बरेली वाले। अब इनके बीच में युद्ध होंगे तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां बरेली वाले, इन्होंने अंग्रेज का अधिकारी थे निकलसन और हडसन, जिसमें निकलसन की मृत्यु हो गई थी। हडसन ने 20 सितंबर 1857 की क्रांति 20 सितंबर 1857 को यहाँ पे दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। फिर मैं बता देता हूँ, 10 मई को ये अपनी मेरठ छावनी से निकले, 11 को दिल्ली पहुंचे। 12 को ये इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने अपने कहा कि ये हमारे मुगल बादशाह बना दिए इनको और हम स्वतंत्रता की घोषणा कर दी इन्होंने। अब अगर अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबाया कैसे? हुआ यह था कि स्थान तो था दिल्ली, नेता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां बरेली वाले, और निकलसन और हडसन 2 सैनिक अधिकारी थे। उन्होंने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के अंदर इन 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था इनको। इनका पुत्र था मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, इनको गोली मार दी गई। एक पोता था उसका मिर्जा अबू बकर, उसको भी गोली मार दी गई। और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और उनकी वाइफ थी जिन्नत महल, उनको भी रंगून भेज दिया, जहाँ पे रंगून में इनकी आगे मृत्यु हो गई थी 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हुई। सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मियों की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालीन था, कि मेरठ का विद्रोह है वो गर्मी के अंदर जो आंधी आती है उस कारण अल्पकालीन और तीव्र था। जैसे आपको बता देखो, 10 को क्रांति शुरू, 11 को दिल्ली पहुंचे, 12 को बहादुर शाह, मतलब एकदम फटाफट सारा काम कर दिया। और फिर सितंबर के अंदर तो इन्होंने क्या इसकी जो ये इस क्रांति को दबा ही दिया था, इस दिल्ली वाली क्रांति को। इसके बाद में अभी अपन पढ़ के आ चुके हैं 29 मार्च वाली बैरकपुर छावनी वाली पढ़ के आ चुके हैं, 10 मई वाली अपन पढ़ के आ चुके हैं मेरठ छावनी वाली। इसके बाद में लखनऊ, जिसको अवध भी कहते थे, यहाँ पे 4 जून को क्रांति हुई थी। नेता थे बेगम हजरत महल महकपरी, नेता मतलब जहाँ पे ये वाजिद अली थी, इनकी बेगम थी बेगम हजरत महल, इनके नेतृत्व के अंदर क्रांति हुई थी। और यहाँ पे जो महिला थी उसको महकपरी, उसका अन्य नाम भी था। ये नवाब घोषित कर दिया इन्होंने बिरजिस कादिर को, इनके लड़का नहीं था, जो इन्होंने बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। और इन्होंने जिंदा जला दिया यहाँ पे हेनरी लॉरेंस को। जिंदा किसको जला दिया? हेनरी लॉरेंस को जिंदा जला दिया 4 जून को। तो यहाँ पे क्या हुआ? अंग्रेज अधिकारी है कॉलिन कैंपवेल, कौन है? कॉलिन कैंपवेल, और इसने 21 मार्च 1858 को इस क्रांति को दबा दिया, जहाँ पे बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। इसी दिन कानपुर के अंदर क्रांति हुई, मतलब 5 जून, एक अगले दिन कानपुर के अंदर क्रांति हुई थी 5 जून को। नाना साहब धुंधुपंत उनका असली नाम था, तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग उनका असली नाम था। नाना साहब धुंधुपंत और तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग, इन्होंने हवीलर की हत्या कर दी थी जो यहाँ कमांडिंग ऑफिसर था। नाना साहब नेपाल चले गए बाद में, और इस क्रांति को भी जिसने लखनऊ के अंदर क्रांति दबाई थी उन्होंने दबाई, और कॉलिन कैंपवेल इसने 6 दिसंबर 1857 को दबा दी। लेकिन लखनऊ अवैध वाली 21 मार्च 1858 को दबाई थी। इसके बाद में झांसी के अंदर जो क्रांति हुई थी वो लखनऊ अवध वाले टाइम ही हो गई थी, 4 जून को हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके बाल गंगाधर राव और इनके बेटे दामोदर राव को यहाँ पे ये राजा बनाना चाहते थे। तात्या टोपे इनके साथ थे। 1853 में डलहौजी ने विलय कर लिया था झांसी का, अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी है वो कालपी
भी गई और ग्वालियर के अंदर सिंधिया के साथ में इन्होंने अपनी सहायता मांगने गई। अब सिंधिया आपको पता है अंग्रेजों के सहायक थे, हमेशा ये अंग्रेजों के चाटुकार थे सिंधिया, इस कारण उन्होंने सहायता नहीं की थी। ग्वालियर के अंदर युद्ध हुआ, ग्वालियर के अंदर 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जन्म हुआ था मेरठ में। और समाधि कहाँ पे? ग्वालियर, जहाँ पे मृत्यु हुई ग्वालियर में। ग्वालियर, झांसी की रानी ने ग्वालियर के अंदर युद्ध लड़ा था, ग्वालियर के अंदर इनकी समाधि है। और जन्म हुआ था मेरठ के अंदर 17 जून 1858 के अंदर। और यूरोज ने ये क्रांति दबाई थी, यूरोज ने क्रांति दबाई थी। और यहाँ पे यूरोज ने कहा था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो मर्दों के अंदर, भारतों के अंदर जितने भी मर्द हैं उनके अंदर एक अकेली ऐसी महिला मर्द थी। मतलब रानी लक्ष्मी भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थी, उनको औरों को मर्द नहीं माना गया, जो मर्द है उनको भी नहीं माना, लेकिन महिलाओं के अंदर भी जो मर्द है वो रानी लक्ष्मीबाई को माना गया, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से एक डट के लोहा लिया था, इन्होंने अंग्रेजों के साथ कोई ऐसे चाटुकारिता नहीं की थी। ठीक है, इसके बाद में फैजाबाद। फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमद उल्ला शाह, इसको डंका शाह के नाम कैसे कहते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी अधिकारी रेनल्ड ने वो क्रांति दबा दी थी। वह ये थे मौलवी अहमद उल्ला शाह डंका शाह, जिनका नाम है। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इनको अपना नेता मान लिया था। और चिनाट की लड़ाई में इन्होंने हेनरी लॉरेंस, अब हेनरी लॉरेंस कौन सा, लखनऊ वाला, अवध वाला, जिसकी हत्या की गई थी वहाँ पे, और इनको हरा दिया था, हेनरी लॉरेंस को हरा दिया था। और इसके कारण इन्होंने 50,000 का इनाम भी रख दिया था। किस पे? मौलवी अहमद उल्ला शाह के ऊपर 50,000 का इनाम भी रख दिया था। और रेनल्ड ने यहाँ पे ये क्रांति दबा रही थी। इसके बाद में हुई थी आरा जगदीशपुर। आरा जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह ने क्रांति की थी, सबसे वृद्ध थे, और अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर, इसने क्रांति दबा दी थी। तो आरा के अंदर एक टेलर था जो कुंवारा था, तो विलियम टेलर ने ये क्रांति दबा दी थी, कुंवर सिंह ने यहाँ पे क्रांति की थी। बरेली के अंदर बख्त खां और बहादुर खां, बख्त खां सेनापति था और बहादुर खां राजा था, इन्होंने क्रांति की थी। बख्त खां वो दिल्ली वाले, दिल्ली के अंदर बख्त खां, बहादुर शाह जफरदीन वही दिल्ली वाले हैं, बख्त खां सेनापति और दिल्ली वाले, इनको विंसेंट आयर ने इनकी क्रांति दबा दी थी। आप इसको याद रखना, बै के अंदर, बरेली के अंदर बरेली, बख्त खां, बहादुर खां और विंसेंट आयर, इन्होंने क्रांति दबा दी थी। और इलाहाबाद, इसके बाद में था इलाहाबाद में लियाकत अली था, लियाकत अली और कर्नल नील, ऐसे याद है, कर्नल नील ने यहाँ पे क्रांति दबा दी थी और लियाकत अली थे। फतेहाबाद में अजीमुल्ला थे, बड़ौद के अंदर शामल चौधरी थे, और शामल चौधरी यहाँ पे न्याय भवन ऑफिस भी बनाया था, इन्होंने न्याय भवन ऑफिस बनाया था। और बड़ौद के अंदर शामल चौधरी ने क्रांति की थी। फतेहाबाद में अजीमुल्ला ने क्रांति की थी। सिंहभूम के अंदर जो छठानागपुर है उसमें गेनू और कोल दो आदिवासी जनजाति है, उन्होंने क्रांति की थी। मंदसौर के अंदर शाह फिरोज, मंदसौर के अंदर किसने की थी? शाह फिरोज ने क्रांति की थी। ठीक है, अब ये आपको पढ़ लिया गया, याद हो गया। अब कहीं पे एक जन विद्रोह भी हुआ था अवध के अंदर, मैं आपको पहले ही बता दिया था वो कि ये जो चेरी है वो हमारे मुंह के अंदर आके गिरी गई। 1856 के अंदर उन्होंने वहाँ पे अधिकार किया था। 1857 के अंदर क्रांति तो होनी थी। और आरोप क्या लगा था? तो आउटरम ने कुशासन, तो यहाँ पे राजा थे वाजिद अली शाह, और असल में कुशासन हो ही रहा था। वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया था। सहानुभूति मिली तो बेगम हजरत महल के साथ लोगों की सहानुभूति मिल गई। बेगम हजरत महल के साथ, बेगम हजरत महल जनता के विद्रोह करके जनता के छोड़ और नेपाल चली गई थी। 1856 में एक मुश्त भी लगा दिया था, एक मुश्त बंदोबस्त अपन पढ़ के आ चुके हैं। समरी सेटलमेंट है, पहले मैं आपको बताया हूँ। 10 किसान जमींदारों में से एक जमींदार रखा, 9 को कहा टाटा बाय बाय। और अवध के अंदर जो पुरुष थे वहाँ पे क्रांति होने के ज़्यादा चांस थे, क्योंकि अवध को ब्रिटिश बंगाल आर्मी की है ना वो पौधशाला भी कहते हैं। मतलब ज़्यादातर जो बंगाल आर्मी के अंदर जवान होंगे वो अवध से जाएंगे, इसलिए उसको पौधशाला भी कहते हैं, नर्सरी भी कहते हैं, मतलब एक तरह को। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के अंदर चर्बी वालों कारतूसों की जानकारी दे ही दी थी। भू राजस्व बढ़ाए गए थे। अब कंपनी, इसके बाद में जब यह क्रांति खत्म हो गई तो प्रभाव क्या रहे? अब यहाँ तक क्रांति थी, अब इसके बाद में क्रांति से क्या प्रभाव हुए यह भी अपने इंपॉर्टेंट है। कंपनी का शासन समाप्त हो गया, कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त हो गया। अब क्राउन का शासन, राजा का क्राउन, ब्रिटेन के जो राजा थे उनका शासन आ गया। मुगल शासन समाप्त हो गया, नाम मात्र का ही था, जो आपने बता दिया, मैंने रंगून भेज दिया था। अब ये अपना ऐसे याद रखना। इसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ पे भारत के अंदर कुछ सुधार किए गए। उन सुधार को कहा पील कमीशन। पील कमीशन ने क्या कहा? बोले बंगाल के अंदर जहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी, वहाँ क्रांति हुई थी बंगाल के अंदर, वहाँ पे तो 1:2 के अंदर सैनिक रखो।
1:2 के अंदर सैनिक रखो। क्या 1 अनुपात में रखो अंग्रेजी सैनिक, 2 अनुपात के अंदर रखो ये भारतीय सैनिक। मद्रास के अंदर जहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी कि वहाँ तो 1:3 के अंदर भी रख सकते हो आप। और बॉम्बे के अंदर जहाँ भी कम क्रांति हुई कहाँ वहाँ पे 1:3 के अंदर रख सकते हो। मतलब कोई भी रेजिडेंट है और वहाँ पे वो आर्मी है, वहाँ पे बंगाल के अंदर 1:2 और अन्य जो मद्रास और बॉम्बे है वहाँ पे 1:3 के अंदर सैनिक रखो। इसको कहते हैं डिवाइड एंड काउंटर पॉलिसी। डिवाइड एंड काउंटर पॉलिसी कहते हैं। सामरिक महत्व के अंदर क्या हो गया, केवल जो सामरिक महत्व की चीजें हैं वहां पे केवल अंग्रेज लेके आओ। सिख गोरखा की संख्या बढ़ाओ। पहले मैं बता रहा हूँ सिख की गोरखा की संख्या बढ़ाओ, इससे पहले भी डलोजी भी कह रहा था और वो यूरोपियन की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहा था, ये भी कह रहा था। तो अब आगे हुआ था ये था कि जो अंग्रेजों के समझ में आ गया था कि 1857 की जब भी क्रांति हुई थी ना, तो जो राजा महाराजा थे ना वो उन्होंने भारत अंग्रेजों का साथ बहुत ज़्यादा हद तक दिया था। मतलब चाटुकारिता में एकदम रहे थे। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के असफलता का अगर कोई कारण पूछे तो उसमें आपको मैन तो ये बताना कि शासक वर्ग बहुत ज़्यादा साथ में था। तो इन्होंने किया कि 1861 का अधिनियम आया ना, तो उसके अंदर शासक की भागीदारी है ना वो ज़्यादा कर दी गई थी। अब इसके बाद में 1 नवंबर 1858 को की महारानी विक्टोरिया थी, उसने घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसने कहा कि ये भारत की सारी जनता मेरी संतान है, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा बातों में लिखा था। ये आपको याद नहीं करने, आप पढ़ लेना कि इसके अंदर साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी, तो व्यापार पर ध्यान दिया, आर्थिक शोषण पर ज़्यादा जोर हो गया, नस्लीय भेदभाव, ऐसा कुछ। अब ये सब बताइए 1857 की क्रांति के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा था, उसका स्वरूप कैसा था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लॉरेंस और सीले ने कहा था कि ये एक सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस और सीले ने कहा कि सैनिक विद्रोह था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो आप ऐसे याद रखना, लॉरेंस है और सीले से सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस और सीले ने कहा सैनिक विद्रोह था। इसके बाद में थे टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष है। क्या है सभ्यता और बर्बरता? सभ्यता वर्सेज बर्बरता है, ये एक तरह का वो संघर्ष था 1857 की क्रांति। जैसे आप इसमें याद रखा, घर एक सभ्यता होती है, तो सभ्यता के अंदर क्या हुआ था, सभ्यता होम्स, ऐसे याद रखना। एलिया रीज कह दो या रीज कह दो, इसने कह दिया धर्मांतों या कट्टरपंथियों वर्सेज ईसाई संग्राम था। यह ऐसा संग्राम था जिसमें एक तरफ धर्म के अंदर जो अंधे लोग हैं वो, एक कट्टरपंथी लोग हैं वो, और वो ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अपने कहा कि रीच को आप ऐसे रीच बढ़ानी है, अपनी रीच बढ़ानी है, तो रीच बढ़ाने के लिए ईसाइयों ने अपनी रीच बढ़ाने के लिए ऐसा कह दिया था। ठीक है। जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, वो अंग्रेजों के खिलाफ था। हिंदू किसको कहा, पेशवाओं का, और मुस्लिम किसको कहा, मुगलों का। कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था जो अंग्रेजों के खिलाफ था। बेंजामिन इजराइली जो आगे जाके पीएम भी बने थे ब्रिटेन की, उन्होंने कहा 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन इजराइली ने कहा। डिजराइली ने कहा, आपको इसको इजराइली याद रखना। रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर रमेश चंद्र आर.सी. मजूमदार है, उन्होंने कहा था सैनिक विद्रोह कहा। इन्होंने सैनिक विद्रोह कहा कि ना तो ये सैनिक पहला था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने कहा कि ना तो ये पहला था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था, ये एक केवल सैनिक विद्रोह था। हुआ ये था, इन्होंने पहले चिट्टा चिट्टा कह दिया था, ना तो पहला है, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम है। इसके बाद में इनको कहा अरे इतना बुरा भी नहीं बोलना, थोड़ा सही बोलो। तो इन्होंने कहा सैनिक विद्रोह का। ठीक है। इसके बाद में ये इन्होंने की किताब थी द स्पोनोई ऑफ एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन था? द सिपनोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप इसको याद रख लेना, कैसे भी याद हो, आगे दोबारा आ जाएगी ये किताब। एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन जो अपने थे, इन्होंने कहा था जो इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार, इन्होंने कहा कि क्रांति सैनिक विद्रोह से तो प्रारंभ हुई थी, बाद के अंदर ये स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बदल गई थी। पहले तो सैनिक विद्रोह के कारण प्रारंभ हुई थी, विद्रोही था ये, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बदल गई थी। ठीक है। ये मजूमदार को जवाब भी दिया था, वो सीधे बोल रहे थे कि सैनिक विद्रोह है। सावरकर थे, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सावरकर ने इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर ने कहा था। इसके बाद में तो ये असफलता के कारण आपने को नहीं पढ़ने, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ ले सकते हो, वरना ना पढ़ना चाहो तो ना पढ़ना है। ठीक है। और इसके बाद में अपन कुछ किताबें हैं वो देख लेना। देखो, रमेश चंद्र मजूमदार की किताब थी द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। एस.एन. सेन ने कहा तो मुझे ज़्यादा सरकारी हूँ, मैं सरकारी काम धीरे धीरे करूँगा, इसलिए मैं कहने सीधा नाम लिख दिया 1857। ये सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है। और इसके बाद में जो अशोक मेहता थी, अशोक मेहता ने लिख दिया द ग्रेट रिबेलियन। सावरकर ने लिख दिया
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था और इनकी किताब का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कैप्टन प्रिचार्ड और नाथूराम खड़गावत, इन्होंने कहा राजस्थान के बारे में, कैप्टन प्रिचार्ड ने कहा म्यूटिनीज इन राजपुताना और नाथूराम खड़गावत थे, इन्होंने कहा रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल 1857-1858। कैप्टन प्रिचार्ड ने कहा म्यूटिनीज इन राजपुताना और नाथूराम खड़गावत ने कहा रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857-58। ये पूरे हो चुके हैं, 1857-58 की क्रांति 57 की क्रांति पूरी हो चुकी है। आप इसको देखना हो तो एक बार देख लेना, आपको अच्छा लगे। अगर कोई फैक्ट एक्स्ट्रा हो तो मैं कई जगह मैंने फंबल भी किया है, लेकिन आप ऐसा रखना कि इसमें जो लिखी गई बातें हैं उनको ज़्यादा सही मानना। अगर मैंने कई जगह गलत भी बोल दिया तो इसमें जो बातें लिखी गई है उसको ज़्यादा सही मानना, क्योंकि बोलते टाइम में स्पीड के चक्कर के अंदर कुछ थोड़े बहुत शब्द भी गलत निकल सकते हैं और बीच में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें जो लिखी गई बातें हैं वो ही सही मानना, और आपको एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट होंगे मैं इनकी PDF उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो बता देना, आप इसका प्रिंट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो पढ़ लीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा आपके नोट्स के अंदर जोड़ने हो तो वो जोड़ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।